आज की कहानी है ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई हैप्पी प्रिंस या सुखी राजकुमार। यह कहानी विश्व साहित्य की सर्वोत्तम 5 कहानियों में से एक गिनी जाती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यह कहना है विश्व के सारे सुप्रसिद्ध साहित्यकार और साहित्यिक विश्लेषकों का। मगर वो ऐसा क्यों कहते हैं, यह जानने के लिए आपको यह कहानी अंत तक सुननी होगी। तभी आप इस कहानी की विशिष्टता और विलक्षणता को जान पाएंगे। तो अंत तक बने रहिए। और अब शुरू करते हैं ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई कहानी हैप्पी प्रिंस। नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर एक लंबे स्तंभ पर खड़ा था सुखी राजकुमार का बुत। ऊपर से नीचे तक उस पर खरे सोने की बारीक परत चढ़ाई गई थी। आंखों के स्थान पर थी 2 तमकती हुई नील मणियां और उसकी तलवार की मुठ पर एक बहुत बड़ा लाल माणिक्य चमचमाता था। वास्तव में वह अपरिमित सुंदर था। एक रात शहर में एक नन्हा अबाबिल उड़ाया। उसके मित्र 6 सप्ताह पहले मिस्र जा चुके थे, लेकिन वह रुक गया था क्योंकि उसे एक अत्यंत सुंदर टिटहरी से प्रेम हो गया था। वह उसे बसंत ऋतु के आरंभ में मिला था और यह प्यार ग्रीष्म ऋतु तक चला था। पतझड़ के आते ही सारे अबाबिल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उसने अपने आप को बहुत अकेला पाया और अपनी प्रेयसी से भी उकताने लगा था। अंततः उसने फैसला किया, मैं पिरामिडों के देश जा रहा हूं, और उड़ चला। वह सारा दिन उड़ता रहा और रात को इस शहर में पहुंचा जहां उसे ऊंचे स्तंभ पर वही बुत दिखाई दिया। वहां रहूंगा मैं, उसने सोचा, और सुखी राजकुमार के पैरों के ठीक बीचों बीच सोने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह अपना सर अपने परों में छुपाने वाला था कि पानी की एक बूंद उस पर गिरी। विचित्र बात है, वह चिल्लाया, आसमान में एक भी बादल नहीं, तारे चमक रहे हैं और फिर भी बारिश हो रही है। तभी एक और बूंद गिरी। उसने सोचा, मैं कोई दूसरी जगह ढूंढता हूं, और तभी तीसरी बूंद भी उस पर गिरी। तब उसने ऊपर देखा और उफ, क्या देखा उसने! सुखी राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और आंसू उसके सुनहरी गालों तक लुढ़क आए थे। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं हूं प्रसन्न राजकुमार। फिर तुम रो क्यों रहे हो? अबाबिल ने पूछा। जब मैं जीवित था तब जानता भी नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं चिंता रहित महल में रहता था जहां दुख को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। और अब जबकि मैं मर चुका हूं, तो उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया है कि मैं अपने शहर की दयनीयता और कुरूपता को देख सकता हूं। देखो, दूर एक छोटी गली में एक छोटा सा घर है। उस घर की एक खिड़की से मैं एक स्त्री को देख पा रहा हूं। उसका चेहरा थका मांदा है। उसके खुरदरे लाल हाथ सुइयों से हर जगह बिधे पड़े हैं, क्योंकि वह एक दर्जिन है। वह रानी की एक विशेष परिचारिका के साटिन के वस्त्र में फूल काढ़ रही है, जो वह परिचारिका दरबार में होने वाले नृत्य के अवसर पर पहनना चाहती है। कमरे के कोने में एक बिस्तर पर उसका नन्हा बालक बीमार पड़ा है। उसे बुखार है और वह संतरे मांग रहा है, मगर उसकी माँ के पास उसे देने के लिए नदी के पानी के सिवाय कुछ भी तो नहीं है, इसीलिए वह रो रहा है। अबाबिल, अबाबिल, नन्हे अबाबिल, क्या तुम मेरी तलवार की मुठ वाला माणिक्य उस दर्जन को नहीं दे दोगे? मेरे पैर तो इस आधार से बंधे हुए हैं और मैं तो हिल भी नहीं सकता। मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है, अबाबिल ने कहा। क्या तुम एक रात मेरे साथ नहीं रुकोगे और मेरा संदेशवाहक नहीं बनोगे? देखो, वह बालक कितना प्यासा है और माँ कितनी उदास है, राजकुमार ने कहा। सर्दी बहुत है यहाँ,
अबाबिल ने कहा, लेकिन मैं एक रात तुम्हारे साथ रुकूंगा और तुम्हारा संदेशवाहक बनूंगा। शुक्रिया नन्हे अबाबिल, राजकुमार ने कहा। अबाबिल ने राजकुमार की तलवार से माणिक्य निकाला, उसे चोंच में दबाए शहर की छतों के ऊपर से होता हुआ उड़ गया और अंततः वह उस दरिद्र घर में आ पहुंचा और अंदर देखा। बुखार में तपा हुआ वह बालक अपने बिस्तर पर छटपटा रहा था और माँ गहरी नींद में थी, क्योंकि वह थकावट से चूर थी। उछलकर वह भीतर चला गया और उसने बड़ा माणिक्य दर्जन के सिरहाने के पास रख दिया और फिर हौले से वह बालक के तपते हुए सर पर अपने पंखों से हवा देते हुए उसके बिस्तर के इर्द गिर्द उड़ने लगा। कितना आराम मिल रहा है मुझे, बालक ने कहा। मैं जरूर अच्छा होने वाला हूं। और वह मीठी नींद सो गया। अबाबिल फिर उड़ा और सुखी राजकुमार के पास लौट आया और उसने जो किया था राजकुमार को बता दिया। यह विचित्र बात है, इतनी सर्दी है लेकिन मैं अपने आप को गर्म अनुभव कर रहा हूं, अबाबिल ने कहा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, राजकुमार ने कहा। अगले दिन अबाबिल ने सोचा, आज रात मैं मिस्र चला जाऊंगा, और वह वहां से अपने चले जाने की संभावना से अत्यंत उत्साहित था। चांद निकलते ही वह सुखी राजकुमार के पास जा उड़ा। मैं भी जाने वाला हूं। अबाबिल, अबाबिल, नन्हे अबाबिल, राजकुमार फिर बोला, क्या तुम एक और रात मेरे साथ नहीं रुकोगे? मैं मिस्र में प्रतीक्षित हूं, अबाबिल बोला। राजकुमार ने कहा, शहर से बहुत दूर एक घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर मुझे एक युवक दिखाई दे रहा है। वह कागजों से भरे डेस्क पर झुका हुआ है। वह एक नाटक पूरा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सर्दी के मारे वह और लिख पाने में अक्षम है और भूख ने उसे मूर्छित कर रखा है। मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, सचमुच अच्छे दिल वाले अबाबिल ने कहा। क्या मैं दूसरा माणिक्य भी उसे दे दूं? अफसोस, अब मेरे पास दूसरा माणिक्य नहीं है, राजकुमार ने कहा। अब तो मेरे पास बस आंखें ही बची हैं। वे भारत में हजारों वर्ष पूर्व आयातित दुर्लभ नील मणियों में से निर्मित है। तुम एक निकालो और उसके पास ले जाओ। वह इसे जौहरी को बेच देगा, अपना खाना और सर्दी के लिए आग खरीदेगा तथा अपना नाटक पूरा कर लेगा। प्यारे राजकुमार, अबाबिल ने कहा, मैं यह नहीं कर सकता, और वह रोने लगा। राजकुमार ने कहा, कृपया मेरी आदेश का पालन करो। अबाबिल ने राजकुमार की एक आंख निकाली और छात्र की घर की ओर उड़ गया। अंदर जाना बहुत आसान था, क्योंकि छत में एक सुराख था, जिससे होता हुआ वह तेजी से कमरे में चला गया। युवक ने अपना सर अपनी बाहों में दे रखा था, इसीलिए वह पंछी के पंखों की फड़फड़ाहट सुन नहीं पाया, और जब उसने सर उठाया तो मुरझाए हुए नील पुष्पों में पड़ी नीलमणि को देखा। मेरी पहचान बनने लगी है, वह खुशी से चिल्लाया। या किसी महान प्रशंसक ने भिजवाई होगी। अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूं। और वह बहुत प्रसन्न दिखाई दिया। अगले दिन अबाबिल फिर राजकुमार से मिला। मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूं, उसने कहा। नन्हे अबाबिल, राजकुमार बोला, क्या तुम एक और रात मेरे साथ नहीं रुक सकोगे? आजकल सर्दियां हैं, अबाबिल ने उत्तर दिया, और बहुत जल्दी जमा देने वाली बर्फ भी यहाँ गिरने वाली है। प्यारे राजकुमार, अब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा। नीचे वाली भवन समूह में सुखी राजकुमार ने कहा, माचिस बेचने वाली एक नन्ही बच्ची खड़ी है। उसकी माचिसें उसके हाथ से छूट गंदी नाली में गिरकर खराब हो गई हैं। उसका पिता उसे पीटेगा अगर वह कुछ पैसे अपने घर नहीं ले जा सकेगी। वो रो रही है। उसके पास बूट या जुराबे भी नहीं है। उसका नन्हा सर भी नंगा है। मेरी दूसरी आंख निकालो और उसे दे दो, फिर उसका पिता उसे नहीं पीटेगा।
मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहर जाऊंगा, अबाबिल ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकता, तब तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। मगर राजकुमार न माना। अबाबिल ने राजकुमार की दूसरी आंख भी निकाली और उसे लेकर तेजी से नीचे की ओर उड़ गया। एक झपटे में उसने नीलमणि बच्चे के हाथ में सरका दी। कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, कहते हुए बच्ची चिल्लाई और हंसती हंसती अपने घर को भाग गई। अबाबिल फिर राजकुमार के पास लौट आया। अब तुम अंधे हो, उसने कहा, इसीलिए मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं नन्हे अबाबिल, बेचारे राजकुमार ने कहा, तुम्हें अब अवश्य मिस्र को चले जाना चाहिए। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, कहकर अबाबिल राजकुमार के पैरों पर सो गया। अगले सारे दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा और उसे अपने देखी हुई अद्भुत जगहों की कहानियां सुनाता रहा। प्यारे नन्हे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, तुम मुझे बहुत अद्भुत बातें बता रहे हो, लेकिन कोई रहस्य दुख से बड़ा नहीं है। मेरे नगर के ऊपर उड़ो और बताओ कि वहां तुमने क्या देखा। अतः अबाबिल महानगर के ऊपर उड़ा और उसने रईसों को अपने घरों में मौज मस्ती करते हुए देखा, जबकि भिखारी द्वारों पर खड़े थे। वह अंधेरी गलियों में उड़ा और भूखे बच्चों के सफेद चेहरे देखे। स्वयं को गर्म रखने की कोशिश में एक दूसरे से लिपटे हुए नन्हे बालक देखे। कितनी भूख लगी है हमें, उन्होंने कहा। तुम यहाँ नहीं लेटोगे, चौकीदार चिल्लाया, और वे बारिश में भटकने लगे। अबाबिल वहां से उड़ा और उसने जो देखा था राजकुमार को बता दिया। मुझ पर खरे सोने की परत चढ़ी है, राजकुमार ने कहा, एक परत ले जाओ और सब गरीबों में बांट दो। राजकुमार के काफी बदसूरत और धूसर दिखाई देने तक अबाबिल ने खरे सोने की परत निकाली और परत दर परत गरीबों में बांट दी। बच्चों के चेहरे और भी गुलाबी हो गए। वे हंसते हुए गलियों में खेलने लगे। अब हमारे पास रोटी है, वो खुशी से बोल पड़े। इस तरह कुछ और समय बीता और फिर बर्फ पड़ गई और बेचारा नन्हा अबाबिल सर्द से त्रस्त होता गया। लेकिन वह राजकुमार को छोड़कर जाने वाला नहीं था। वह उससे बहुत प्यार करता था, परंतु अंततः वह जान गया कि अब वह मरने वाला है। अब उसमें बस एक बार राजकुमार के कंधे तक उड़ने की ताकत बची थी। अलविदा प्यारे राजकुमार, वह बुदबुदाया। मुझे खुशी है कि तुम आखिर मिस्र को लौट रहे हो नन्हे अबाबिल, राजकुमार ने कहा। मैं मिस्र नहीं जा रहा हूं, अबाबिल बोला। मैं तो मृत्यु को वरण कर रहा हूं। और सुखी राजकुमार के पैरों पर मृत गिर गया। उसी समय बुद्ध के अंदर से किसी चीज के चटकने की अजीब सी आवाज आई, मानो अंदर कुछ टूट गया हो। तथ्य तो यह है कि शीशे से निर्मित तिल की चटक कर दो टुकड़े हो गए थे। अगली सुबह नगर पिता और नगर पार्षदों ने स्तंभ के पास से गुजरते हुए बुद्ध को देखा। कितना भद्दा दिखाई दे रहा है सुखी राजकुमार, उन्होंने कहा। सुखी राजकुमार के बुद्ध को खींचकर गिरा दिया गया, क्योंकि अब वह सुंदर नहीं है, इसीलिए वह किसी काम का भी नहीं है। बुद्ध को भट्टी में पिघला दिया गया और मृत पंछी को फेंक दिया गया। कितनी अद्भुत बात है, डालाई खाने के कर्मियों के निरीक्षक ने कहा। यह शीशे से निर्मित टूटा हुआ दिल भट्टी में नहीं पिघल सकता, हमें इसे फेंक देना होगा। और उन्होंने उसे धूल के ढेर पर फेंक दिया, जहां मृत अबाबिल भी पड़ा हुआ था। मुझे नगर से 2 अमूल्य वस्तुएं लाकर दो, परमेश्वर ने अपने देवदूतों से कहा। और देवदूत ने परमेश्वर को शीशे का दिल और मृत पंछी लाकर दे दिया।
तुमने बिल्कुल सही चयन किया है, परमेश्वर ने कहा। स्वर्ग के मेरे उद्यान में सदा गाता रहेगा यह नन्हा पंछी, और मेरे स्वर्ण नगर में मेरा मेरा गुणगान करेगा सुखी राजकुमार।